अब आगे करते हैं अपनी पढ़ाई शुरू। तो मुझे लगता है अपनी जीवन बहुत बढ़िया चल रहा होगा, होमवर्क भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। कल कुछ दिया था मैंने होमवर्क में, एटॉमिक स्ट्रक्चर का सर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का दिया था। कोई समस्या इसमें? नो नहीं ठीक सर। है, तो अगर समस्या है तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी, अपन बात कर लेंगे। कोई समस्या नहीं होगी फिर उसके बाद, ठीक है ना, अपन बात कर लेंगे उसके बाद में। तो चलते हैं कल वाली क्लास में। कल वाली क्लास में हमने थोड़ा सा शुरू कर दिया था न्यूक्लियर। अरे यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट, मेरा ये पेन हैंग हो रहा है। हाँ अब सही है, हाँ अब सही है। तो कल हमने क्या कर लिया था, न्यूक्लियर को शुरू कर लिया था। न्यूक्लियर की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की हमने बात कर ली थी कि यार ये चैप्टर जो है वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म करवाया था इसने। एक पूरी सिटी को अपनी जगह से उठा के दूसरी जगह भगा दिया था, है ना। एंड द नेम ऑफ द सिटी इज चेरनोबिल। ठीक है, फिर उसके बाद में जापान में भी एक यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर था, एटॉमिक पावर रिएक्टर था, उसमें भी गड़बड़ हुई थी जब सुनामी वगैरह आया था वहां पर। तो वंस अगेन काफी ज्यादा डेंजरस है। अगर मतलब इसकी जो जो कंडीशंस हैं उसकी वजह से जो एनर्जी निकलती है बहुत ज्यादा निकलती है, और फायदे भी है नुकसान भी है। तो हमने दोनों ही चीजें देख ली। अब मैं बात करता हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स में होता क्या है। तो न्यूक्लियस की बात करेंगे। न्यूक्लियस में हमारे पास कौन होंगे, न्यूक्लियॉन्स होंगे। न्यूक्लियॉन्स में कौन कौन होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होगा। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर जैसे ये मान लेते हैं कोई न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, बीच में न्यूट्रॉन्स बैठे हुए हैं, न्यूट्रॉन्स बैठे हुए हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ऐसा बैठा हुआ है ना। तो मैं क्या देखता हूँ, इतनी कम दूरी में, ये दूरी किस ऑर्डर में होती है, 10⁻⁻15 के ऑर्डर में होती है। तो इतनी कम दूरी पर इनके बीच का जो फोर्स हो जाएगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स हो जाएगा, मतलब बहुत बहुत ज्यादा फोर्स हो जाएगा। उसके बावजूद भी ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है बना हुआ है, कहीं नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ इस प्रकार का फोर्स होगा जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, और उस फोर्स को कहा जाता है न्यूक्लियर फोर्स। उस फोर्स को हमने कहा जाता है न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स जो है कब काम आता है, जब न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्टिकल के बीच की दूरी न्यूक्लियर डिस्टेंसेस के बराबर हो, मतलब ये जो दूरियां हैं बहुत छोटी हो, तब न्यूक्लियर फोर्स काम में आता है। अब मैं देखता हूं कि यहाँ पर ये जो फोर्स है ये बना हुआ है, तो इससे एसोसिएटेड एक एनर्जी भी होती है। इस एनर्जी की बात थोड़ी देर में अब हम करेंगे, थोड़ी देर में ही आगे हम करने वाले हैं। ठीक है, कि भाई न्यूक्लियर फोर्स होता है तो यहाँ पर इस फोर्स को बनने में कुछ एनर्जी चाहिए होगी, और उस एनर्जी की बात अभी थोड़ी देर में अपन आगे करेंगे। तो हमने देख लिया था इसका रिप्रेजेंटेशन कि क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन ये लिखा जाता है x, साथ में नीचे लिखा जाता है z, यहाँ लिख लेते हैं a क्या है, मास नंबर, z क्या है इसका एटॉमिक नंबर, और x तो क्या है, किस एटम की बात हो रही है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, यहां तक अपन पहुंच गए थे। बोलो इसके बाद कुछ हुआ था क्या? न्यूक्लियॉन, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पढ़ा था। हाँ, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हो गया था। रेडियस हमने देखा था r इज इक्वल टू r0 a पावर 1/3। ठीक है, और ये अपने पास r0 जो बना हुआ था 1.1 इंटू 10⁻⁻15 है, a है एटॉमिक मास नंबर, और r रेडियस यहां से बन जाएगा। इसके बाद में हमने डेंसिटी देखी थी। तो डेंसिटी फॉर एवरी एटम लगभग क्या आ गई थी, कांस्टेंट आ गई थी, सेम आ गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद में मुझे लगता नहीं है कुछ हमने किया था। तो उसके बाद में हम देखते हैं मास, एनर्जी। सर हाँ जी बोलो, सर बोलो वो बोलो। जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हमने पढ़ा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पढ़ा ना, तो उसमें जो r0 की वैल्यू 1.3 होती है ना। 1.1 होती है बच्चों, कहीं देखा क्या आपने 1.3 उसको? हाँ, जब मतलब गिरी सर ने पढ़ाया था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, तब बताया था। अच्छा, तो बच्चा अभी तो मुझे वही ध्यान आ रहा है, एक बार और मैं कंफर्म कर लूंगा। ठीक है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। चैट में कुछ आ रहा है, गुड, अरे भाई आज तो गुड मॉर्निंग ही नहीं हुआ यार, ऐसे कैसे हो? हाँ, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग सर। ये क्या अलग रूम पे आके बैठा होगा, ये सब मस्ती इसलिए कर रहा होगा? है ना। तो चलो अब शुरू करते हैं। ठीक है, आज तो बढ़िया एनर्जी में लग रहे हो, चाय वाय नहा धो के आए हो, चाय वाय पी के बढ़िया मस्त। हाँ
हाँ, तो चलो करते हैं बात शुरू। मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मतलब ये वाली जो इक्वेशन है इसी ने हमारा रास्ता खोला एटॉमिक बॉम्ब बनाने का, और वो था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मतलब ये जो मास है, मास एनर्जी का ही एक फॉर्म है। ये हमारी इस इक्वेशन की मदद से पता लगा। ये इक्वेशन दी किसने थी? आइंस्टाइन बाबा ने दी थी। तो हमारे आइंस्टाइन बाबा ने जो इक्वेशन दी थी, जिसका इतना बड़ा एप्लीकेशन था, उन पर इस इक्वेशन पर उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला है। किस पर मिला है? ब्लैक होल। ब्लैक होल पे मिला है। नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक। किस पर? फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक समझाने को, एक्सप्लेनेशन। हाँ, उसको एक्सप्लेनेशन पे मिला हुआ है। जब मैंने बात करी थी फोटो इलेक्ट्रिक की, तब अपन ने देखा था कि यार जब आइंस्टाइन बाबा ने 1906 में या 1905 में एक्सप्लेन कर दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और उनको मिला है अराउंड 1921-22 के आसपास में उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो उनको जो नोबेल प्राइज मिला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मिला है, नॉट ऑन दिस इक्वेशन, इस पर नहीं मिला हुआ था। ठीक है, तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर गिवन बाय आइंस्टाइन, है ना, बाय आइंस्टाइन बाबा। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसका महत्व यह है कि हमारे पास यदि मास है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एनर्जी है तो मास में कन्वर्ट की जा सकती है। तो ये इक्वेशन मास को भी एनर्जी का एक फॉर्म बताता है, और हम यहाँ पर उस मास को एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे किसमें, इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये अपना मास एनर्जी इक्विवेलेंस हुआ। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जब हमारा बनता है, कोई एटम बनता है, तो उसमें क्या आ जाता है, मास डिफेक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? मास डिफेक्ट आ जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो एटम है, एटम अगर मैं मान लेता हूं कौन है, कार्बन है। तो कार्बन में हम देखते हैं प्रोटॉन कितने हैं, 6 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने हैं बोलो? 6 न्यूट्रॉन। तो मैंने देखा कि यार बड़ी सिंपल सी बात है, किसी एटम में अगर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो उसका मास होना चाहिए था मास ऑफ 6 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन जब हमने उसका मास देखा, तो वो एक्चुअली क्या है, उससे थोड़ा सा कम आ गया, उससे थोड़ा सा कम आ गया। मतलब हो क्या रहा है कि यहाँ पर जितना हमने देखो कि यार 1 किलो ये और 1 किलो ये, दोनों को मिला के 2 किलो हो जाना चाहिए था। लेकिन जब फाइनली हमने जब उसको वजन किया, जब दोनों को मिलाने के बाद में, तब देखा कि वो जो है 1.999 किलोग्राम आ गया। तो यानी कि थोड़ा सा मास जो है हमारा मिसिंग हो गया, थोड़ा सा मास हमारा जो है मिसिंग हो गया। और वो मिसिंग मास कहाँ चला गया? एनर्जी में चला गया। कौन सी एनर्जी में? E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर में चला गया। तो यही एनर्जी जो है रिलीज होती है किसी न्यूक्लियस को फॉर्म होते टाइम। कोई न्यूक्लियस अगर बन रहा है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी आई कहां से? वो जो मास गायब हुआ था हमारा, उस मास में से एनर्जी आई हुई है, उस मास में से एनर्जी आई हुई है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, और इसमें लिख सकते हैं इट इज गिवन बाय आइंस्टाइन। mass energy equivalence, it is given by Einstein, and बाइंडिंग एनर्जी जाती है। हाँ अभी रुको, it is given by Einstein and it relates mass and energy, it relates mass and energy, it relates mass and energy with each other, mass and energy with each other, mass and energy with each other। ठीक है, फिर उसके बाद में लिखो AMU। AMU क्या है? इसकी एटॉमिक मास यूनिट। अरे ये क्या, ये मास है यहाँ पे ना, मास यूनिट। तो इसको डिफाइन किया गया है। कोई तो स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा हमें। तो इन्होंने क्या बोला कि अपन स्टैंडर्ड लेते हैं 1/10⁻⁷
12 ऑफ मास Of ऑफ carbon C12, कार्बन 12 का 1/12 कर लिया, ठीक है। और 1 AMU की वैल्यू कोई बता सकता है? 1.67 into 10 to power minus 24 kg. 24 नहीं, -27। हाँ 27 7 kg. अच्छा, तो तुम क्या इसमें ग्राम में बता रहे थे? ग्राम में अच्छा अच्छा, ग्राम में बता रहा था सर। हाँ आखिरी बराबर बताया। 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। ये तो क्या आ गया? AMU आ गया, ठीक है। अब AMU जो है हमारा काम आता रहेगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह फंसते रहेंगे, तो उनका मास जो है AMU में ही जनरली दिया जाएगा, तो इसको अपन ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं मास डिफेक्ट की, तो AMU लिख लेते हैं, फिर मास डिफेक्ट पर लिखते हैं। AMU नोट कर लो, फिर मास डिफेक्ट में लिखते हैं। हो गया सर। ये मास डिफेक्ट में लिखें, द डिफरेंस बिटवीन the difference between expected mass and actual mass, the difference between expected mass and actual mass, difference between expected mass and actual mass of nucleus, difference between expected mass and actual mass of nucleus is known as mass defect, मतलब समझ में आ रहा है कि यार अपन ने 1 + 1 किया तो 2 एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अपना दिखा कितना? 1.99 दिखा, यानी कि जो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी द मास डिफेक्ट। अब ये मास डिफेक्ट गया क्या कि देखो Binding हमारे energy पास है। में, हाँ ये अपन ने पढ़ा हुआ है क्या पहले से ही केमिस्ट्री में? Yes, ठीक है, तो nuclear chemistry. हाँ, तो ये P P P N N P P इस तरह से अपन ने कर दिया। तो यहाँ पर अब देखो क्या हुआ कि जब हमारा प्रोटॉन और प्रोटॉन पास में आए तो ये बोलेंगे ना बेटा ना, तुम दूर जाओ, हम तुमसे बात नहीं करते। तो इन दोनों को इतनी कम दूरी पर फिर भी बांध के रखा हुआ है, तो वो कौन सा फोर्स आया? न्यूक्लियर फोर्स आया। तो न्यूक्लियर फोर्स ने जो है यहाँ पर जब ये बांध के रखे तो एक एनर्जी रिलीज करी। इन दोनों की जो न्यूक्लियर फोर्स है, ऐसे कई सारे प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर बने होंगे, और इन प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर में जो यहाँ पर जो एनर्जी बनी, एनर्जी रिलीज हुई है, वो एनर्जी कहाँ से रिलीज हुई? वो एनर्जी रिलीज हुई है यहाँ पर मास जो हमारा गायब हुआ है, वो जो मास गायब हुआ है उसकी मदद से एनर्जी रिलीज हुई है। और उस एनर्जी को कहा जाता है बांधने वाली एनर्जी। जो यहाँ पर प्रोटॉन प्रोटॉन इन सबको बांध के रखा हुआ है, न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखा हुआ है, तो उस एनर्जी को कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी। क्या सर? बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग बांधने वाली, बाइंडिंग एनर्जी। कि भाई प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन होगा, ऐसे कई सारे रिपल्शन होंगे, उसके बावजूद भी ये सिस्टम बंधा हुआ है, कहीं भाग के नहीं जा रहा है, स्टेबल सिस्टम बना हुआ है। तो ये जो बांधने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है, ये जो यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई, तो वो जो एनर्जी कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है, बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इसकी उल्टी डेफिनेशन भी है कि जैसे मान लो मैं कार्बन की बात करता हूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं? 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन से कार्बन न्यूक्लियस लिख सकते हैं, है ना? कार्बन न्यूक्लियस लिख सकते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि जब ऐसे न्यूक्लियस बनेगा तो क्या बोलेगा? ये एनर्जी रिलीज होगी, है ना? उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। इतनी बात समझ में आ रही है कि न्यूक्लियस बनाने में एनर्जी कुछ रिलीज हो रही है, ठीक है। तो अब मैं इसकी उल्टी बात करता हूं। अगर रिएक्शन मैंने ऐसे बोली तो कि एक मिनट ना, अरे हाँ ये हो गया। अगर मैं लिखता हूं
12 कार्बन न्यूक्लियस प्लस अगर एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर मैंने दे दी तो वो क्या हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, 6p + 6n हो जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हो कि यार प्रोटॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन ने मिलकर कार्बन न्यूक्लियस बनाया और कुछ बाइंडिंग एनर्जी इसने निकाल दी, कुछ बाइंडिंग एनर्जी इसने निकाल दी। अब मैं उसकी उल्टी बात करता हूँ कि यार जितनी गई थी, मान लो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गई, मान लो है ना, रैंडम नंबर है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं जाएगी, कुछ और जाएगी, रैंडम मान लेता हूँ कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ से निकली। अब इसकी उल्टी बात करता हूँ, क्या उल्टी बात कि यार यहाँ से अगर बाहर से इस सिस्टम में 12 कार्बन की जो एटम न्यूक्लियस था उसमें अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आई तो फिर से क्या हो जाएगा, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ तो बोल दो। तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लियस बनाते हैं और न्यूक्लियस बनते टाइम कुछ एनर्जी रिलीज होगी, उसको कहा गया बाइंडिंग एनर्जी। या उसकी उल्टी बात करते हैं कि न्यूक्लियस को अपने टुकड़ों में तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कह सकते हैं। बात समझ में आई? हाँ तो बोल दो। सर उससे ज्यादा भी तो दे सकते। अरे यार ये तो मिनिमम एनर्जी हो गई ना यार, इतनी मिनिमम एनर्जी अगर दे दी जाए तो वो टुकड़ों में टूट जाएगा, तो वो बाइंडिंग एनर्जी होगी, इतना ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अच्छा एक बार बताओ, किसी न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी यदि ज्यादा हो, किसी न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो तो वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा या कम स्टेबल होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। कैसे पता लगा? यहां से इस इक्वेशन से देखते हैं कि किसी न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो तो इसका मतलब यहाँ पर इस एनर्जी को ज्यादा करना पड़ेगा, यानी कि हमें बाहर से एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये खुद से ही खुश था, इसको बाहर वाली चीजें पसंद नहीं आ रही थी, तो वो कह रहा था कि भाई अगर मुझे तोड़ना है तो मुझे, अगर अपने पार्टिकल्स में तोड़ना है तो मुझे ज्यादा एनर्जी दो। यानी कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा दिख रही है, जिसको ये एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है, तो वो न्यूक्लियस क्या है, ज्यादा स्टेबल है, वो टुकड़ों में नहीं टूटना चाहता। ठीक है, तो इस बात से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जिस न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ तो बोल दो। ठीक है, अब देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अपने पास बताइए कि क्या न्यूक्लियस क्या एक ही प्रकार का हो सकता है क्या? क्या सिर्फ कार्बन न्यूक्लियस ही बन सकता है क्या? नहीं, ऐसे तो खूब सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं। अपने पास इतने सारे 100+ एटम्स हैं, तो 100+ एटम्स के न्यूक्लियस भी बने होंगे। तो अब बताओ कि सब में जो 100+ एटम्स हैं, सब में क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज्यादा बराबर हैं क्या? नहीं, अलग 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 है, सबका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अलग अलग है। अब मैं एक सिस्टम, मतलब एक एग्जांपल लेता हूँ, ये 2 घर हैं, है ना, 2 घर हैं। इस घर में 20 लोग कमाने वाले हैं, है ना, 20 लोग मतलब मैच वाला लोग नहीं, मतलब पीपल, है ना। और यहाँ पर एक ही है, सिंगल पर्सन कमाने वाला है। ठीक है, यहाँ मैंने देखा कि इस बंदे की जो इनकम है वो है 2 लाख पर मंथ, है ना। एक जो सिंगल था इस घर का, उसकी जो इनकम है वो है 2 लाख पर मंथ, है ना, 2 लाख रुपए पर मंथ ये कमा रहा है। और मैं अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पर पूरा घर 10 लाख पर मंथ कमा रहा है, 10 लाख पर मंथ कमा रहा है। तो आप बताइए इफेक्टिवली कौन सा घर ज्यादा कमा रहा है? ये छोटा एक वाला, छोटा वाला बिल्कुल, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर हेड जो आ चुका है वो कितना आ गया, 50,000 आ चुका है, 50,000 आ चुका है, 50,000। और इसके पास देखें तो कितना आ गया, 2 लाख पर मंथ आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओवरऑल अमाउंट तो यहाँ ज्यादा है,
लेकिन हमें बिल्कुल सिंपल लॉजिक से ये समझ में आ गया कि यार हमारा इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो ये छुटका वाला जो है वो ज्यादा कमा रहा है। ठीक है, छुटका वाला जो है वो ज्यादा कमा रहा है। तो यही हमारी चीज क्या होती है, न्यूक्लियस के साथ में भी होती है। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि मान लो कोई न्यूक्लियस है जिसकी इसमें 100 न्यूक्लियॉन्स हैं, 100 न्यूक्लियॉन्स हैं, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी मैंने बोल दी लेट्स से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रहे ये सभी डेटा वर्चुअल हैं, ये बस अपने एग्जांपल समझने के लिए किया गया। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया कि यहाँ पर अपने पास है 20 न्यूक्लियॉन्स, और इसका जो है ये मैंने बोल दिया बाइंडिंग एनर्जी 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किसकी इफेक्टिवली बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है? सेकंड वाले की, क्योंकि यहाँ पर कितना आ रहा है 40/20, यानी कि पर न्यूक्लियॉन के पास में कितना मिला, वो मिला है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन मिला हुआ है। लेकिन अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ मिला हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन मिला हुआ है। तो हमें तो क्या देखना था, हमें देखना था स्टेबिलिटी की बात करनी थी। क्या बात करनी थी? स्टेबिलिटी की बात करनी थी। तो मुझे दिख रहा है कि भाई इफेक्टिवली इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि इफेक्टिवली बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर ज्यादा बनी हुई है। इफेक्टिवली बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास यहाँ पर ज्यादा बनी हुई है। और इफेक्टिव का मतलब क्या हो रहा है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। क्योंकि यहाँ बाइंडिंग एनर्जी हम देखें तो 40 था, यहाँ बाइंडिंग एनर्जी हम देखें तो कितना था? 100 था। तो नो डाउट 100 तो बड़ा होता ही है, लेकिन हमने पर न्यूक्लियॉन के फंडे से समझा तो इस बेचारे के पास में ज्यादा एनर्जी समझ में आ रही है, ज्यादा एनर्जी दिख रही है। तो सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी समझने से नहीं होगा, हमें क्या देखना पड़ेगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन देखना पड़ेगा, तब एकदम 100% क्लियर पिक्चर बनेगी। 100% क्लियर पिक्चर बनेगी। बात समझ में आ रही है क्या? सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी से हमें आइडिया नहीं बैठेगा, हमारे पास देखना पड़ेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है ना? प्रेम, आपने हाँ मतलब डाउट पूछा है, बोलो क्या डाउट है, माइक ऑन करके पूछ लो। सर गलती से हो गया। अच्छा, गलती से हो गया, ठीक है। तो 100% क्लियर पिक्चर यहाँ पर किससे बनेगी? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से बनेगी। सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी देख के अपना काम नहीं होगा, जैसे कि हमने इस एग्जांपल से भी देखा और सिमिलरली हमने इस एग्जांपल से भी देखा। तो हमें फाइनली किस चीज को देखना है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को देखना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को देखना है। ठीक है, तो चलिए हमने मास डिफेक्ट लिख लिया है, फिर अब लिखते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो अब लिखे बाइंडिंग एनर्जी, इसमें लिखें द एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू mass defect, the energy corresponding to mass defect is known as binding energy. फिर लिखें इसमें और energy released in formation of nucleus, from its constituent particles. Energy released for formation of nucleus from its constituent particles. Constituent particles का मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ध्यान दें, हम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा न्यूक्लियस में, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आएगा। तो ब्रैकेट में जरूर लिख लें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ब्रैकेट क्लोज, कहां तक पहुंच गए थे? एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस ड्यू टू फ्रॉम from its constituent its constituent particles. particles is known as binding energy, is known as binding energy, is known as binding energy। और एक और डेफिनेशन है, क्या लिखें बताओ? एक और डेफिनेशन, Energy required to break the Energy nucleus. required energy to break in required to break the nucleus in its constituent particles। ठीक है, तो लिख दीजिए एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, to break the nucleus, to break the nucleus in its constituent particles, in its constituent particles, अगेन ब्रैकेट में लिख लें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ब्रैकेट क्लोज, इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी, is known as binding energy। तो अभी अपने पास क्या बना, क्या बना? अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी दिखाना है, तो मैं क्या बोलता हूं, बाइंडिंग एनर्जी अगर लिखें तो वो हो जाएगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम बोले तो क्या है? मास डिफेक्ट। डेल्टा एम बोले तो क्या है? मास डिफेक्ट। तो यहां से अपने पास समझ में आ गया कि बाइंडिंग एनर्जी हम डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर कर सकते हैं। चलो अब क्या है, अब एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं जिसके सहायता हम आगे भी लेते जाएंगे। बताइए 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट? ठीक है, 1 AMU को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, कितना? 1.0054। अरे अरे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोल रहे हैं अपन। अच्छा, तो तूने किसने बता दिया था? ये मतलब मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया। सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है ना? बात तो आपने सही कही, अभी जागे हो क्या भाई? अरे यार तब से मैं क्या किससे बोल क्या? रहा हूँ। समझ में नहीं आया। अरे बाबा, मास और एनर्जी आपस में कन्वर्ट की जा सकती है, ये सब जो जानकारी यहाँ से यहाँ तक मैंने अभी तक करी। अभी क्या तू सो रहा था क्या भाई? ये एमयू तो मास की यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, तो दोनों का संबंध कैसे पता लगेगा? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बोलो हाँ। अरे आवाज ही नहीं आती तुम लोगों की। हाँ हाँ, मैं थोड़ी सी मदद कर देता हूँ आपको। देखो AMU कितना है, वो हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना? सब कुछ SI में चलाएंगे। सी स्क्वायर अपना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻8 मीटर स्क्वायर। तो अब ये जो एनर्जी आएगी वो तो किस में आएगी बोलो? जूल में आएगी। किस में आएगी? जूल में आएगी। तो यहाँ देख सकते हो 10⁻27 और ये 16 हो जाएगा यहाँ पर, है ना? तो ये 10⁻11 में जाएगा, है ना? 10⁻11 में जाएगा। तो ऑब्वियसली जूल के लिए तो ये जो है बहुत छोटी हो जाएगी, 10⁻10⁻11 में जाएगा। तो ये जूल वाली यूनिट जो है काफी बड़ी हो जाएगी, ये वैल्यू इतनी बड़ी नहीं आ रही है। तो हम थोड़ा काम वाली यूनिट से लेंगे। काम वाली मतलब जो छोटी वैल्यू के लिए छोटी यूनिट लेते हैं, कि अपन सोने वोने को देखते हैं तो मिलीग्राम तक भी देख लेते हैं। लेकिन अगर अपने को आलू लेने हैं तो अपन ग्राम या 100 ग्राम इस तरह से देखते हैं। तो अपने को इतना छोटा मेजरमेंट लेना है तो यूनिट भी अपन छोटी लेंगे। तो ये जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एम मतलब मेगा, मास नहीं है ये मेगा।
है ना, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाती है। तो आगे से ध्यान रखिएगा कि अगर 1 AMU, 931.5 आती ना। हाँ 931.5 आती है, अपन 931 लिख लें। 1.5 into 10 raised to power 6 आता है। अरे मेगा का मतलब क्या है गधा, ठीक है। तो अपने पास 931.5 आती है, जनरली अपन 931 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी सवालों में। तो 1 AMU को यदि एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो इतनी एनर्जी हमारे पास बनती है, या उल्टा बोलें कि यदि हमारे पास इतनी एनर्जी है तो हम 1 AMU मास उससे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। कह दो हाँ। यस सर। ठीक है, अभी हमने मास डिफेक्ट लिखा, हमने अब बाइंडिंग एनर्जी का एक सवाल कर लेते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए मुझे आपको डेटा देना पड़ेगा। तो अभी क्या बोलता हूँ, कैलकुलेट, अच्छा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो लिखा ही नहीं अपन ने, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिख लेते हैं। न्यूक्लियन, इसका मतलब तो क्या है, ये बड़ी सिंपल सी बात है, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, ठीक है। ये आ गई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। तो अब मैं देखता हूं इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज हाई, इसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है, स्टेबल ज्यादा या स्टेबल कम, ज्यादा स्टेबल। तो न्यूक्लियस इज हाईली स्टेबल। उसका उल्टा करें कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर कम है तो न्यूक्लियस इज नॉट सो स्टेबल, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बेसिस पर हम जज करेंगे कि न्यूक्लियस कितना स्टेबल है और कितना स्टेबल नहीं है, ठीक है। और इनफैक्ट अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, तो क्या कोई बता सकता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में जो मैक्सिमम वाला किसकी वैल्यू बनती है, मैक्सिमम वैल्यू जो बनती है वो किसकी बनती है, बाइंडिंग एनर्जी की किसकी बनती है, अरे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसके लिए मैक्सिमम बनती है, किस एटम के लिए, आयरन के लिए बनती है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन की ज्यादा है। और इनफैक्ट अपने अगर अर्थ क्रस्ट की बात की जाए तो किसका कंटेंट ज्यादा है, अर्थ में जो खोद खोद के निकालते हैं लोहा सस्ता मिलता है ना अपने को, अरे आयरन का। आयरन सस्ता मिलता है ना, सस्ता क्यों मिलता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मिल जाता है। अब अगर सोने की बात करें, गोल्ड की बात करें, अगर गोल्ड भी इतनी ज्यादा मिल रहा होता, इतनी आसानी से मिल रहा होता तो वो भी सस्ता होता, लेकिन गोल्ड बहुत मुश्किल से मिलता है। तो यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं कि अर्थ क्रस्ट में आयरन कंटेंट बहुत बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पर समझा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन के लिए ज्यादा है, आयरन के लिए ज्यादा है, तो इसका मतलब आयरन का न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब दूसरे न्यूक्लियस कम स्टेबल है। इसका मतलब दूसरे न्यूक्लियस चाहेंगे कि वो ऐसी स्टेट में आ जाएं जो कि ज्यादा स्टेबल हो या कम स्टेबल हो, ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल हो। तो वो क्या होंगे कि ज्यादा स्टेबल यानी कि आयरन में कन्वर्ट होना चाहेंगे। इसीलिए कई सारे एटम्स जो है आयरन में कन्वर्ट होते 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 अपनी अर्थ के अंदर में आयरन कंटेंट ज्यादा हो चुका है। फिर से बात करता हूँ कि हमारी अर्थ अगर मैं सभी एटम्स को कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाता है आयरन के लिए। इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन होगा, आयरन होगा। इसका मतलब बाकी एटम्स जो हैं थोड़े कम स्टेबल होंगे, लेकिन सभी चाहते हैं कि उनका जीवन स्टेबल बना रहे, तो वो एटम्स कन्वर्ट होना चाहेंगे ऐसी सिचुएशन में जिसमें कि वो ज्यादा स्टेबल हो। और ज्यादा स्टेबल एटम कौन था, आयरन था। इसका मतलब वो कन्वर्ट होना चाहेंगे आयरन में। और इस फंडे के बेसिस पर जो अभी मैंने बताया, उसके फंडे के बेसिस पर हम फिशन एंड फ्यूजन समझेंगे कि कौन सा एटम फिशन करना चाहेगा, कौन सा एटम फ्यूजन करना चाहेगा, वो अभी हम इसी फंडे के बेसिस पर समझेंगे। तो मैं पहले ग्राफ बना देता हूं कि यह है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन
और ये अपना कौन है, ये अपना एटॉमिक मास नंबर, ये मास नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफ जो दिखने में पाया गया वो ऐसे कुछ उबड़ खाबड़ सा बनता हुआ ऐसे बन जाता है। और ये जो मैक्सिमम बना हुआ है, ये जो मैक्सिमम बना हुआ है किसके लिए बना हुआ है, आयरन के लिए, आयरन के लिए। आयरन के लिए बना हुआ है, आयरन। और ये अब इस बात को समझो थोड़ा सा, मैं इसको और आगे बढ़ा देता हूँ कि यहाँ पर ये जो एटम है उसका मास नंबर ज्यादा है कम है, ज्यादा ज्यादा है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है कम है, कम है। तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम। कम होगी। स्टेबिलिटी कम है तो क्या वो स्टेबल होना चाहेगा, बिल्कुल होना चाहेगा। हाँ अब स्टेबल होना चाहेगा तो उसको किस तरफ जाना पड़ेगा, आयरन की तरफ जाना पड़ेगा। तो आयरन की तरफ जाना पड़ेगा तो इसका मतलब उसको इधर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये तो क्या था, उसका हाई मास नंबर था। आयरन का क्या है, इसका मास नंबर कम है। तो इसका मतलब इसको अपनी पोजीशन से इधर जाना है तो अपना मास नंबर कम करना पड़ेगा। तो बताइए कि वो टुकड़े होना चाहेगा या किसी साथ चिपकना चाहेगा, टुकड़े होना चाहिए। टुकड़े होना चाहेगा। इसका मतलब इसका फिशन होगा। तो यूरेनियम वगैरह जो है वो यहीं कहीं होते हैं और वो क्या होगा, फिशन होगा। फिशन मतलब समझते हैं ना, टुकड़े टुकड़े। टुकड़े टुकड़े हो गया। अब मैं यहाँ का एटम ले लेता हूँ। अच्छा बताओ इसका मास नंबर कम है या ज्यादा है, इसका मास नंबर कम है। अच्छा बताओ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है या ज्यादा है, कम है। यहाँ पर भी कम है। तो ये अरे कम है बच्चा, इसके कंपैरिजन में बात करें ना, हमारा तो आयरन के कंपैरिजन में। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम है, यानी कि स्टेबिलिटी कम है। तो ये स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहेगा इसका मतलब वो आयरन की तरफ जाना चाहेगा। अब आयरन का मास नंबर तो ज्यादा है, इसका मास नंबर कम है। तो ये चिपक चिपक के बड़ा होना चाहेगा या टुकड़े टुकड़े होना चाहेगा, चिपक चिपक के बड़ा हो जाएगा ताकि उसका मास नंबर आयरन के आसपास पहुंच जाए और वो स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब यहाँ पर अपन वो हाइड्रोजन वाइड्रोजन देखते हैं जिसमें कि फ्यूजन होता है। आपने सुना होगा कि सन में जो एनर्जी बनती है हाइड्रोजन फ्यूजन से बनती है ना। तो ये वाले जो एटम है वो क्या बोलेंगे, फ्यूजन करेंगे। क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। और इधर वाले एटम जो है क्या करेंगे, फिशन करेंगे। ठीक है, तो इस ग्राफ की मदद से हम ये समझ पाते हैं कि भाई कौन सा एटम फिशन करना चाहता है और कौन सा एटम फ्यूजन करना चाहता है। और आयरन जो है मोस्ट स्टेबल बन जाता है। ठीक है, तो इनफैक्ट इतना लिख लो, सवाल करते हैं फिर उसके बाद। सर लेकिन आयरन स्टेबल है ना? हाँ आयरन मोस्ट स्टेबल है। तो फिर सर वो रिएक्ट क्यों करता है दूसरे के? अरे न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, आयरन FeNO3 Fe वगैरह की बात नहीं कर रहा। अरे केमिकल रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियस का बात कर रहा हूँ। जब तुम केमिकल रिएक्शन बोल रहे हो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो करने दो। आयरन न्यूक्लियस में ही बना रहेगा। मैं तो यहाँ बात कर रहा हूँ कि इसका यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है वो इसमें कन्वर्ट होना चाहता है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है वो इसमें कन्वर्ट होना चाहता है। ठीक है ना, तुम जो रिएक्शन की बात कर रहे हो तुम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हो। केमिकल रिएक्शन में आयरन आयरन ही रहता है। मैं केमिकल रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इसके न्यूक्लियर की बात कर रहा हूं, न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहा हूं। समझ में आया क्या कहना चाहता हूं? ठीक है, तो इसको नोट करो, एक सवाल करते हैं। हाँ बोलिए। आपकी आवाज बहुत बहुत कम आ रही है बच्चा, क्या दोबारा बोलो तो तेज। जैसे एटम मतलब आपने बोला कि वो फिजन करते वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके, वो किसी के साथ चिपकेंगे नहीं। आगे बरोबर बोलो आगे। तो मतलब क्या होता है, मतलब एग्जैक्ट क्या होता है? एग्जैक्ट क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे ना, फिशन और फ्यूजन दोनों पढ़ाऊंगा भाई, चिंता मत करो, है ना। मैं तो बस अभी फंडा बता रहा था कि फिशन क्यों होना चाहता है, वो किस तरह से कन्वर्ट होना चाहता है। फिशन एंड फ्यूजन आगे पढ़ेंगे अपन। एटॉमिक रिएक्टर की भी थोड़ी सी बात करूंगा मैं, ओके सर, है ना। ठीक है, अब सवाल लिखें। एक हमारे पास है आयरन, मतलब मैं अगले पेज पर ही चला जाता हूँ। आयरन है, आयरन का है 2656। ठीक है, फिर क्या बोल रखा है, फिर क्या बोल रखा है कि यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन हमें दिया गया है मास ऑफ प्रोटॉन हमें दिया गया है 1.0078
7825 AMU। अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो वो हमें दिया गया है 1.008665 AMU, और हमें दे रखा है मास ऑफ आयरन 2656 न्यूक्लियस is 55.99863 AMU। ठीक है, तो हमसे बोला है बताओ फाइंड बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा। ठीक है, ये आपका काम है, सवाल करें, कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं आप। चिन्मय डाउट पूछो जो कह रहे हो तुम। अगेन आवाज नहीं आ रही चिन्मय मुझे। ना बच्चा बिल्कुल नहीं आ रही। बाकी लोगों को आ रही है चिन्मय की आवाज? नहीं सर। नहीं आ रही। नहीं यार, सर वो यूरेनियम वाला पूछा था ना मैंने अभी। अच्छा टुकड़े टुकड़े के होते फिजन ठीक, में। ठीक, ठीक। हाँ। अच्छा, अपनी 12th क्लास में तो खूब सारे बच्चे हैं, अभी बैच में तो 40-50 लोग ही आते हैं, ऐसा बाकी लोग कहाँ गायब रहते हैं? पढ़ने से भरोसा उठ गया? क्या मालूम सर, पता कोई होंगे सर, हो सकता है। कोई होंगे पता सर। तो सबको ही है ना कि इस तरह से कुछ चलता है क्लास वगैरह? नहीं अच्छा, सबको नहीं पता है? नहीं पता है सर, नहीं मेरे को। मालूम है सर। अच्छा, कई लोगों को पता है उसके बावजूद नहीं आते हैं। ओके। सो जाते होंगे सब, क्या? रिकॉर्डेड देखते हैं। सो जाते होंगे। अच्छा, सो जाते होंगे। ओके ओके ओके, ये तो बड़ बात है। 24 घंटे में 433 मेगा ईवी हरी। हाँ 433 मेगा ईवी। हाँ, ऐसा ही कुछ बनेगा। और डिवाइडेड ये पर न्यूक्लियन करके देखो कितना है। डिवाइड बाय ये 56। 56। 7.73 आ रही। हाँ, ऐसा ही कुछ बनेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी अपने को क्या बोलता है कि टुकड़े टुकड़े यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके जब न्यूक्लियस बनता तो कितनी एनर्जी रिलीज होती। तो मेरे पास यहाँ पर कितने हैं? 26 तो प्रोटॉन होंगे, तो बोल सकता हूँ 26 प्रोटॉन प्लस यहाँ पर अपने पास न्यूट्रॉन कितने होंगे? वो होंगे 56 माइनस 26 न्यूट्रॉन। बात समझ में आ रही है? ये मिलके क्या बनेगा? ये आयरन न्यूक्लियस यानी कि Fe2656 ये बनेगा। और ये कितना आ गया? ये 30 आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ 26 प्रोटॉन प्लस 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 कितना है 30 न्यूट्रॉन मिलके बनेगा Fe2656। साथ में बाइंडिंग एनर्जी भी कुछ रिलीज होगी। तो मैं क्या बोलता हूँ, बाइंडिंग एनर्जी जो लिखा जाएगा
बाइंडिंग एनर्जी जो लिखा जाएगा वो होगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो अपना ध्यान सीधा का सीधा किस पे ले आते हैं, अपन डेल्टा एम पर ले जाते हैं। तो डेल्टा एम की बात करें तो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो इतने थे, 26 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन। अगर मैं आयरन की बात करता हूं तो मेरे पास आयरन का मास भी हमें दिया गया है। तो मैं देखता हूं कि डेल्टा एम अगर लिखा जाए तो लिखा जाएगा 26 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 30 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ Fe2656 न्यूक्लियस इनटू, अच्छा ये डेल्टा एम हो गया है ना, तो ये कितना आ गया 26 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है 1.007825 प्लस 30 मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दे रखा है 1.008665, ठीक है, माइनस मास ऑफ इतना दे रखा है 55.99863। तो ये कितना आ रहा है बताओ, फल किया ना आपने? 0.464। अरे एनर्जी नहीं, मास डिफेक्ट हाँ वही कितना? 0.464। 0.464 AMU आ गया। इतना ही आया सबका? यस सर। हाँ, अब देखो अपन ने पिछली बार अभी देखा था कि 1 AMU इक्वल्स टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 464 यानी कि 0.464 AMU इज इक्वल्स टू 0.464 और एक AMU 931 था तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना आ गया ये? मैं ही करूं क्या, रुको। 0.464 इंटू 931.5 432 पॉइंट समथिंग 432.216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। इतना आ गया तो सर आपने ये डेल्टा एम सी स्क्वायर क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया? अरे तो एक्चुअली ये सी स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन अपन ने पहले ही कर रखा है ना, तो इससे अपना काम आसान हो जाएगा, है ना, ये कर रखा है ना, तो इससे अपना काम आसान हो जाएगा। तो हमेशा सी स्क्वायर मल्टीप्लाई मत करते रहना। जैसे ही एएमयू में पता लग गया तो मुझे पता है 1 AMU बराबर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सीधा यहाँ पर उससे मदद से निकाल सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की, तो वो बन जाएगा 432.216 डिवाइडेड बाय 56। तो डिवाइडेड बाय 56 करें तो ये आ गया डिवाइडेड बाय 56 यानी कि 7.718 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। तो इस प्रकार से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी हमारा बन चुका है। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो ये जो हमने सीखा इसको नोट करना है किसी को या हो चुका है? डन डन डन? यस। ओके ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो जैसे हमने यहाँ पर रिएक्शन देखी, वैसे कई प्रकार की रिएक्शंस पॉसिबल हैं। तो हम देखते हैं डिफरेंट वैरायटीज ऑफ रिएक्शंस। हमारे पास क्या क्या रिएक्शंस पॉसिबल हैं ये देख लेते हैं। तो पहला रिएक्शन मैं देखता हूं, ए कन्वर्ट हुआ बी प्लस सी में और कुछ एनर्जी रिलीज हुई, है ना। अब देखना कि एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस के टुकड़े बन गए, यानी कि यहाँ पर ये जो है साथ में मतलब एक न्यूक्लियस से दो टुकड़े हो चुके हैं और कुछ एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी रिलीज्ड। और इसे क्या बोला जाता है? इसे कहा जाता है क्यू वैल्यू। क्या कहा जाता है? क्यू वैल्यू कहा जाता है। यानी कि मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो ये लिखा जा सकता है A is converted into B plus C plus Q value। ठीक है, तो मैं अगर लिखता हूं M A, ये क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियस A, न्यूक्लियस A। अगर मैं लिखता हूं MB, तो बड़ी ऑब्वियस मास है बात है, मास ऑफ न्यूक्लियस B एंड MC, तो ये लिखा जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस C। तो यहां से अगर मैं Q वैल्यू लिखना चाहूं
तो क्या कोई बता सकता है क्या लिखा जाएगा इनमें से? मास ऑफ ए और मास ऑफ बी प्लस सी में से कौन बड़का होगा, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? एक ही। ए की ज्यादा होगी, क्योंकि भाई साहब यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है ना, इसका मतलब यहां से कुछ ना कुछ मास डिफेक्ट रहा होगा और वही मास डिफेक्ट इसकी एनर्जी रिलीज में काम आया होगा। तो मैं अगर क्यू वैल्यू लिखना चाहूं तो यहाँ पर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर लिखा जाएगा, और ये लिखा जाएगा मास ऑफ ए माइनस क्या लिखूं, मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। मास ऑफ ए मतलब कौन है, ए मतलब कौन है, रिएक्टेंट, तो ये बन चुका है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। तो इस प्रकार से Q वैल्यू लिखी जाती है अगर हमारे पास ऐसी रिएक्शन दी गई है तो। ठीक है, बात समझ में आई? जल्दी से नोट करो। हो गया सर। नेक्स्ट सेकंड, हमें अगर रिएक्शन देखें तो ये आ चुका है A इज कन्वर्टेड इनटू B प्लस C प्लस Q वैल्यू। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, गिवन है E1 यानी कि ये है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A, हमें दे रखा है E2 दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ B एंड E3 दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C। तो ABC मुझे दे दिए हैं, तो अब मुझसे बोला है बताइए कि यहां से Q वैल्यू कैसे निकाला जाए। Q वैल्यू अगर मैं लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखा जाए? रिमेंबर हमें मासेस नहीं दिए, क्या दिया है, इस एटम की या इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी, इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी और इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है। तो अब हमें देखना है कि यार इसका कैसे लिखा जाए, इसका कैसे लिखा जाए, ये वाला Q वैल्यू कैसे लिखी जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा, मैं मान लेता हूं कि इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर कुछ ले लेते हैं। तो ये मैंने ले लिया Z1 ले लिया, इसको मैंने A1 ले लिया, है ना, इसको मैंने Z2 ले लिया, इसको मैंने A2 ले लिया, इसको मैंने Z3 ले लिया और इसको मैंने A3 ले लिया। ठीक है, तो E1 का मतलब क्या रहा होगा, E1 का मतलब रहा होगा जब A न्यूक्लियस बना है तब कितनी एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, और अभी हमें Q वैल्यू निकालना है। Q वैल्यू निकालना है तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू C स्क्वायर कर दें तो हमारी Q वैल्यू आ जाएगी। यानी कि हमें मास ऑफ A न्यूक्लियस पता लग जाए, मास ऑफ B न्यूक्लियस पता लग जाए, मास ऑफ C न्यूक्लियस पता लग जाए तो अपना काम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बाकी लोग
ठीक है, सही है, सही है, सही है, ठीक है। तो इसका मतलब यदि मुझे क्यू वैल्यू निकालनी है तो पूरी इक्वेशन में इन तीनों न्यूक्लियसेस के मासेस पता लग जाए तो अपना काम हो जाएगा। और उस मास को निकालने के लिए ही हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। तो मैं ए की बात करता हूं, तो ए के पास क्या लिखा हुआ है, Z1 लिखा हुआ है, A1 लिखा हुआ है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि Z1 प्रोटॉन प्लस A1 माइनस Z1 न्यूट्रॉन ने मिलकर Z1 A1 बनाया होगा, प्लस बाइंडिंग एनर्जी कितनी रही होगी, E1 रही होगी। ठीक है, देख लो देख लो देख लो। तो मैं अगर E1 लिखना चाहूं तो E1 क्या लिखा जाएगा, E1 लिखा जाएगा मास ऑफ रिएक्टेंट यानी कि Z1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A1 माइनस Z1 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, माइनस ये तो क्या लिखा, ये तो रिएक्टेंट लिखा है, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट मैंने उसे मान लिया M1 इंटू सी स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास देखो M1 कितना आया, क्या आया बताओ, E1 बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 MP प्लस A1 माइनस Z1 MN माइनस M1। तो यहां से आया M1 इज इक्वल टू Z1 MP प्लस A1 माइनस Z1 MN माइनस E1 बाय सी स्क्वायर। देखो कोई डाउट इसमें? सर्वेश आपने हैंड रेज किया है, क्या डाउट है? देख लो किसी को भी कोई भी समस्या। अच्छा अगर मैं लिखता हूं M2, M1 किसका मास है, M1 इज मास ऑफ A, मास ऑफ A, M2 मैंने बोला मास ऑफ B। तो M2 बताओ आप क्या लिखें, इसको देख के ही आप बता सकते हैं। Z1 की जगह क्या जाएगा, Z1 की जगह Z2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस यहाँ क्या लिखूं, A2 minus माइनस Z2 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस E2 बाय सी स्क्वायर। अगर मैं M3 लिखता हूं तो Z3 MP प्लस A3 माइनस Z3 इंटू MN माइनस E3 बाय सी स्क्वायर। क्या अपना काम अब हो जाएगा? अब देखें कि थोड़ा सा अगले पेज पे जाना पड़ेगा मुझे। तो मुझे अगर Q वैल्यू देखनी है तो वो होता है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। तो मास ऑफ रिएक्टेंट में कौन है बोलो, M1 है। मास ऑफ रिएक्टेंट में कौन, प्रोडक्ट में कौन है, M2 और M3 है। तो मैं इसको यहां पर लिख भी देता हूं, तो क्या लिखा जाएगा, ये है M1 Z ऑफ प्रोटॉन, सॉरी क्या था, ये था अपना Z1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A1 माइनस Z1 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, माइनस E1 बाय सी स्क्वायर। ये तो कौन लिखा, मास ऑफ रिएक्टेंट लिखा है, देख लो आप, है ना, ये लिख दिया। फिर इसी प्रकार से फिर माइनस करना पड़ेगा मास ऑफ प्रोडक्ट में कौन है, B और C दोनों का लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे तो बोलो Z2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A2 माइनस Z2 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस E2 बाय सी स्क्वायर। ये तो मास ऑफ B लिखा, प्लस करना पड़ेगा मास ऑफ C, वो लिखा जाएगा Z3 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A3 माइनस Z3 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस E3 सी स्क्वायर। ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये ब्रैकेट मैंने यहां पर ऐसे बना देना है, इंटू क्या करना पड़ेगा बाहर, सी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो मैं क्या बोल सकता हूं कि मान लो यहां पर 20 प्रोटॉन थे, यहां पर 7 प्रोटॉन आ गए, तो यहां प्रोटॉन कितने होंगे 13 होंगे। तो प्रोटॉन के नंबर में तो कोई चेंज नहीं आएगा,
इसका मतलब मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं कि Z1 बराबर Z2 प्लस Z3। हाँ इसी प्रकार से क्या मैं लिख सकता हूं कि A1 बराबर A2 प्लस A3। प्लस, हाँ लिख सकते हैं। तो अब यहां पर देखना, यहां पर Z1, यहां पर Z2, यहां Z3 और साथ में माइनस है बीच में, तो ये क्या होगा, दिस दिस दिस, खत्म। समझ में आया इतना? हाँ सर। अब देखना यहां पर Z1 है, Z1 इंटू M1, यहां पर Z2 इंटू MN, यहां पर Z3 इंटू MN। तो मैं फिर से बोल सकता हूं कि ये इन दोनों को कैंसल आउट कर देगा। देख लो देख लो देख लो, हाँ बोल दो समझ में आया तो। हाँ अब बचता है A1, तो देखो क्या हुआ, A1 इंटू MN, A2 इंटू MN, A3 इंटू MN। अगेन A1 बराबर A2 प्लस A3 होता है, तो इसका मतलब ये इन दोनों को खत्म कर देगा। देख लो, ठीक है। अब बचा कौन, बस ये बचा हुआ है। तो यहां पर माइनस E2 बाई सी स्क्वायर है, माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पर भी माइनस E3 बाई सी स्क्वायर है, माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन यहां पर माइनस E1 बाई सी स्क्वायर तो है, लेकिन यहां बाहर माइनस नहीं है, तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा। तो अल्टीमेटली ये जो लिखा जाना चाहिए वो होगा E2 बाई सी स्क्वायर प्लस E3 बाई सी स्क्वायर माइनस E1 बाय सी स्क्वायर और बाहर सी स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, E2 प्लस E3 माइनस E1। तो E2 प्लस E3 क्या था, ये था बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, कौन सा है, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट माइनस क्या लिखा जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लो। प्रदीप सर की आवाज आ गई मेरे को। सर आप आ गए हैं क्या? हाँ आ गए सर। सर बस 2 मिनट, बस ये जल्दी से हाँ नोट ठीक कर है, लो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, इसको नोट कर लो, फिर आगे कोई डाउट हो तो आप कल पूछ लेना। और होमवर्क में अपना HCV है, HCV में कल कितना दिया था मैंने, ऑब्जेक्टिव्स दिए थे। अब HCV में एटॉमिक स्ट्रक्चर का आप एक्सरसाइज में 1 से 20 तक करेंगे। सर स्क्रीनशॉट लेने को बोल दो। हाँ आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट कर लेना, है ना, अभी सर का टाइम वेस्ट मत करो। सर दूसरी स्लाइड को नेक्स्ट। दूसरी स्लाइड ले लेते हैं, ये लो दूसरी स्लाइड। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, तो आप बाद में इसको नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। अब आप सर की क्लास में फोकस कर लें, मैं शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। ठीक है, कर लिया ना, मैं बंद कर दूं फिर गायब हो जाएगा सब कुछ। देख लो, कुछ करना है यहाँ पर कहीं, ये देखना है सर वो बाइंडिंग एनर्जी का सम बताओ ना एक बार। कौन सा वाला? बाइंडिंग एनर्जी का सम वो किया था, वो स्क्रीनशॉट निकालना है। बाइंडिंग एनर्जी का कहाँ है, यही है था क्या? कौन सा वाला, ये वाला? इसके राइट, पीछे वाला। अल्टीमेटली ये फाइनल। इसके पीछे वाला सर? इसके बाद में नहीं है, यही है फाइनल। इसके पीछे वाला बोल रहा है वो? पीछे मतलब पहले वाला ना, ये इसके भी पीछे? इसके भी पीछे ये, इसके भी पीछे सर? अरे बाबा, कौन सा? हाँ सर ये वाला ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अरे यार ये वाला। हम्म। ठीक है ठीक है, चलो।